दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका दयामन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम RSMSSB द्वारा आयोजित लैब असिस्टेंट जियोग्राफी का जो पेपर है उसका जो राजस्थान का जो पोर्शन है वो हल करने जा रहे हैं। दोस्तों काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको आने वाली एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। माही परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का बांसवाड़ा जो है वो माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। और माही बजाज सागर जो परियोजना है वो माही नदी पर स्थित है बांसवाड़ा में, और यह गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। माही परियोजना जो है गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, जौ, बाजरा। तो दोस्तों गेहूं है, रबी की फसल है। चना है, ये भी रबी की फसल है। जौ है, ये भी रबी की फसल है। तो बाजरा जो है वो रबी की फसल नहीं है, बाजरा खरीफ की फसल है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का, यानी कि बाजरा जो है वो रबी की फसल नहीं है। रबी की फसलें हैं प्रमुख गेहूं, चना, जौ, सरसों, ये सब आदि रबी की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है शेवर भरतपुर में, डेगाना नागौर में, वालदा सिरोही में, ढंड जयपुर में। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए का शेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। और इसकी स्थापना, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना दोस्तों होती है 20 अक्टूबर 1993 को। 20 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का जयपुर। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें जयपुर जिले में पाई जाती हैं। और दोस्तों सबसे कम भैंसें जैसलमेर जिले में पाई जाती हैं। सबसे कम जैसलमेर जिले में भैंस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? पिछोला, पुष्कर, आना सागर और ताल छापर। तो दोस्तों पिछोला झील है जो कि उदयपुर में मीठे पानी की झील है। पुष्कर झील भी मीठे पानी की झील है अजमेर में, और आना सागर भी मीठे पानी की झील है अजमेर में। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ताल छापर जो झील है वो मीठे पानी की झील नहीं है। ताल छापर कहाँ पर है? ताल छापर, इसमें आंसर तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी का आंसर आ जाएगा। और ताल छापर दोस्तों चूरू में स्थित है। ताल छापर की जो झील है वो चूरू जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? ऑप्शन हमारे आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, उपार्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में बाजरा बोया जाता है। और दोस्तों बाजरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत में। भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। और बाजरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम जिला है वो है बाड़मेर जिला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का आर्द्र दक्षिणी जो मैदान है वो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। आर्द्र दक्षिणी मैदान सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। और दोस्तों इसको आर्द्र दक्षिणी मैदान को हम
4B के जोन में इसको बांटा गया है। ठीक है, 4B जोन में इसको बांटा गया है। और सबसे बड़ा जो है कृषि जलवायु प्रदेश है वो है अति शुष्क आंशिक क्षेत्र, जो कि 1C जोन में बांटा गया है, 1C जोन में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित नदियों में कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? अंतः प्रवाही यानी कि ऐसी नदियां जो किसी भी सागर या महासागर में अपना पानी नहीं ले जाती है, उसको अंतः प्रवाही नदियां कहते हैं, यानी कि रेत में विलीन हो जाती हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन है लिक, मेंढा, वाकल, खंडेल। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का वाकल जो नदी है वो अंतः प्रवाही नदी नहीं है। वाकल नदी का दोस्तों उद्गम जो होता है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है, उदयपुर से होता है। और वाकल जो है साबरमती की सहायक नदी है। वाकल जो है वो साबरमती की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का 1C अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? चंबल, आहू, बिडेच, मेंढा। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का मेंढा नदी जो है वो सांबर झील में गिरती है। और सांबर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो है दोस्तों सांबर में गिरने वाली नदियां रूपनगढ़ है, मेंथा, खारी, खंडेला, ये नदियां जो है वो सांबर झील में आकर के गिर जाती हैं। ठीक है, तो कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? तो मेंढा नदी है जो सांबर झील में आकर के गिरती है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी है जो जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? सोम, जोजड़ी, बाणगंगा, काली सिंध। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का बाणगंगा जो नदी है वो जयपुर जिले से होकर के बहती है, प्रवाहित होती है। और दोस्तों बाणगंगा नदी का जो उद्गम है वो बैराठ की पहाड़ियों से होता है, बैराठ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और यूपी में फतेहाबाद में यमुना में मिल जाती है। और इसके उपनाम है अर्जुन की गंगा इसको कहा जाता है, ताला नदी, रुंडित नदी, इसको बाणगंगा नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? पाकिस्तान से सीमा नहीं लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं श्रीगंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर की सीमा है वो पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। और दोस्तों पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान के साथ वो लगती है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर सीमा लगती है, जिसमें 4 जिले आते हैं राजस्थान के, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और यदि हम उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ देखें तो उत्तर और दक्षिण दिशा में 4 जिले, उत्तर से आता है श्रीगंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर आता है। ठीक है, श्रीगंगानगर की जो सीमा लगती है वो 210 किलोमीटर लगती है। और बीकानेर की सीमा लगती है 168 किलोमीटर, जैसलमेर की सीमा लगती है 464 किलोमीटर, सर्वाधिक है, और बीकानेर की सबसे कम है। और बाड़मेर की सीमा लगती है 228 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव अभयारण्य है, जिला देरका, शेरगढ़, सिरोही, तालछापर, चूरू, रामसागर, धौलपुर, सज्जनगढ़, उदयपुर। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए का शेरगढ़ अभयारण्य जो है वन्य जीव अभयारण्य वो सिरोही जिले में नहीं है। बाकी के सही है, तालछापर चूरू में है, रामसागर धौलपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है। शेरगढ़ अभयारण्य जो है वो 12 जिले में है। कौन से जिले में है? 12 जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा अपना ए का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगुचा गुलाबपुरा
आगुचा गुलापुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आगुचा गुलापुरा, ऑप्शन भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, अलवर। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, भीलवाड़ा में। आगुचा गुलापुरा जो खनन क्षेत्र है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है और ये जो दोस्तों सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। सीसा व जस्ता, रामपुरा आगुचा भी इसको बोलते हैं, रामपुरा आगुचा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अबरख के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला अबरख के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दौसा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का भीलवाड़ा जो जिला है वो अबरख उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और भीलवाड़ा को अबरख नगरी कहा जाता है, अबरख नगरी। तो क्वेश्चन बनता है अपना, कौन से जिले को अबरख नगरी कहा जाता है? भीलवाड़ा जिले को अबरख नगरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? अवरोही क्रम में कौन सी चोटियां जो है वो सही है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का जो है वो सही आ जाएगा। शेर, देलवाड़ा, जरगा व अचलगढ़ की जो चोटियां हैं उनका अवरोही क्रम में सही क्रम है। शेर की ऊंचाई जो है 1597 मीटर है, देलवाड़ा की है 1442, जरगा की है 1431 और अचलगढ़ की है दोस्तों 1380 मीटर, 1380 मीटर ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? संपूर्ण प्रवाह यानी कि ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान की जो राजस्थान की सीमा से बाहर नहीं जाती है? पूरी जो उसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो पूरा राजस्थान में ही है। तो ऑप्शन हमारे बनास, चंबल, लूनी और माही। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा बनास नदी। बनास नदी है जो पूरी तरह से राजस्थान में ही बहती है, राजस्थान से बाहर नहीं जाती है। लूनी, चंबल और माही नदी है वो राजस्थान से बाहर जाती हैं। बनास नदी का उद्गम दोस्तों खमनोर की पहाड़ियों से होता है। राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियां हैं, वहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है और इसको बनास नदी को वन की आशा, वर्णाशा भी इसको कहा जाता है। और चंबल की सहायक नदी है, बनास नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रावत भाटा का आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से जिले में स्थित है? कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का चित्तौड़गढ़ में। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और दोस्तों रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि 1965 ईस्वी में कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया था। 1965 में कनाडा की सहायता से ये स्थापित किया गया था। और दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एरिडीसोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। एरिडीसोल्स तो दोस्तों इसमें है आर्द्र, अर्धशुष्क, शुष्क, उपाद्र। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का शुष्क। शुष्क जो क्षेत्र है उसमें एरिडीसोल्स जो है वो पाई जाती है। और शुष्क जो क्षेत्र में जिले आते हैं अपने चूरू आता है, सिक्कर आता है, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लाल लोम मर्दा कहाँ पाई जाती है? लाल लोम मर्दा कहाँ पाई जाती है? सिरोही, पाली, उदयपुर, जालोर। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का उदयपुर में। लाल लोम मर्दा उदयपुर जिले में पाई जाती है। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में भी लाल लोम मर्दा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है? बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर। दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए का बांसवाड़ा में वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। तो बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का
ऑप्शन डी का इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। डूंगरपुर में 3 नदियों का संगम होता है और वो तीनों नदियां हैं माही, सोम और जाखम। डूंगरपुर में संगम होता है कौन सी नदियों का? माही, सोम और जाखम। तीनों नदियों का संगम डूंगरपुर के वेणेश्वर नामक स्थान पर तीनों नदियों का संगम होता है, जहां पर मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर में लगता है। अगला क्वेश्चन है, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? कुराल नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन है बूंदी, बारा, सीकर, डूंगरपुर। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। कुराल नदी का संबंध है बूंदी जिले से है और कुराल नदी का जो उद्गम होता है वो देवास, मध्य प्रदेश में देवास नामक स्थान की जो बागली गांव की पहाड़ियां हैं वहाँ से कुराल नदी का उद्गम होता है। और कुराल नदी दोस्तों मेज की सहायक नदी है, मेज नदी की सहायक नदी है और मेज नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल, 13 अगस्त। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इसका प्रारंभ यूएनओ के द्वारा किया गया था जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, जैव विविधता से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में आरंभ किया गया? 71, 72, 1973, 1974। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और अभी जो राजस्थान का जो पहला टाइगर रिजर्व था वो रणथंभौर सवाई माधोपुर में था। उसके अभी तो वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, रणथंभौर, सवाई माधोपुर है, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में है, मुकुंदरा हिल टाइगर है कोटा और रामगढ़ विषधरी अभयारण्य जो है, ये 4 टाइगर रिजर्व वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो है किस शहर से निकला है? अलवर, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का, उदयपुर शहर से। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो उदयपुर शहर से निकला है। इसके अलावा दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज है वो राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है, राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और उदयपुर 7 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से? अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर 7 जिले हैं जहाँ से स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? राजा अजमाल जी किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी, तेजा जी। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए का, रामदेव जी के पिताजी का नाम था अजमल जी। ठीक है, अब दोस्तों रामदेव जी का जो जन्म होता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को होता है, उंडू काश्मीर गांव में होता है। और उंडू काश्मीर गांव कहाँ पर है? उंडू काश्मीर गांव है दोस्तों बाड़मेर में। ठीक है, यहाँ पर इनका जन्म होता है और इनकी माता का नाम था मीणादे, माता का नाम था मीणादे, भाई का नाम था वीरमदेव और इनकी बहन का नाम था सुगड़ा। ठीक है, बाबा रामदेव जी के पिताजी का नाम था अजमल जी। जन्म होता है इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को उंडू काश्मीर बाड़मेर में। माता का नाम मीणादे, भाई का नाम वीरमदेव और बहन का नाम सुगड़ा। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? मणिमय मूर्ति कला, काष्ठ कला, वस्त्र छपाई, हस्तनिर्मित कागज। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए का, मणिमय मूर्ति कला के लिए, यानी कि मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ माटी से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं और मोलेला गांव के मोहन लाल कुम्हार को पद्मश्री पुरस्कार इस कला के लिए दिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है?
जयपुर चित्रकला शैली जो है उसका विशेष विकास किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है सवाई जयसिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का, सवाई प्रताप सिंह के काल में जयपुर चित्रकला शैली का विशेष विकास हुआ था। इनका कार्यकाल जो था वो 1778 ईस्वी से 1803 ईस्वी तक था। 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था और बर्ज निधि के नाम से ये कविताएं लिखते थे। बर्ज निधि इनका उपनाम था और बर्ज निधि उपनाम से कविताएं लिखते थे। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? अभिन हरि, नैनूराम शर्मा, केसरी सिंह बारट, ऋषिदत्त मेहता। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की थी 1934 में। 1934 में इन्होंने स्थापना की थी। 1918 में इन्होंने कोटा प्रजा प्रतिनिधि की स्थापना की थी। 1939 में इन्होंने अभिन हरि के साथ मिलकर कोटा प्रजा मंडल की स्थापना की थी नैनूराम शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कप्तान सावर्स, मेजर बटन, कप्तान जेडी होल, मोक मिशन। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए का, कप्तान सावर्स, यानी कैप्टन सावर्स जो थे वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे 1857 की क्रांति के समय में। दोस्तों 1857 की क्रांति समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बटन, जोधपुर के थे मेक मोशन, भरतपुर के थे मॉरिसन और जयपुर के थे ईडन और सिरोही के थे जेडी होल। और उस समय राजपूताना के एजीजी एजेंट गवर्नर जनरल थे पैट्रिक लॉरेंस और भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड केनी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलदेवराम मिर्दा, गुलाराम चौधरी, नाथूराम मिर्दा, मंगल सिंह कछावा। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आता है ऑप्शन डी का, मंगल सिंह कछावा मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और मारवाड़ किसान सभा की स्थापना 27 जून 1941 को की गई थी। 1941 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? बख्त सिंह, ईश्वर सिंह, माधो सिंह, उमेद सिंह। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, ईश्वरी सिंह। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद 1743 में ईश्वरी सिंह जयपुर की गद्दी पर बैठे थे। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया, जिसको राजमहल का युद्ध कहा जाता है, जो कि 1743 में लड़ा था। ईश्वर सिंह इस युद्ध में विजय हुए थे और उन्होंने ईसरलाट सरगासुली जो है उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा अमर सिंह। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक का क्या नाम है? मालदेव, चंद्रसेन, उदय सिंह, जसवंत सिंह। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रसेन। राव चंद्रसेन जो है उन्होंने मारवाड़ के वो शासक थे और मुगलों के विरुद्ध यानी कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध निरंतर इन्होंने संघर्ष किया। राव चंद्रसेन को दोस्तों भूला बिसरा राजा कहा जाता है और मारवाड़ का प्रताप भी इनको कहा जाता है और राणा प्रताप का अग्रगामी भी इनको कहा जाता है। लगभग हर एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1952, 1948, 1956, 1949। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का, 1956 में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। दोस्तों फजल अली आयोग की सिफारिश पर 7वां जो चरण था उस चरण में आबू देलवाड़ा को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के साथ एकीकृत किया गया, मिलाया गया। और छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का विलय राजस्थान में हुआ था। तो राजस्थान में सिरोही का जो विलय था वो 2 चरणों में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया? एकीकरण का ये तीसरा चरण था, एकीकरण का तीसरा चरण था, जिसका नाम है संयुक्त राजस्थान। इसका प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया? बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। और इसकी राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। राज प्रमुख इसमें थे भोपाल सिंह, और उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसका उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर मारवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए का, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध था सुशीला और भगवती का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी आदिवासियों का जिसे मेला कहा जाता है, किस जिले में लगता है? तो दोस्तों बारां, भरतपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। तो इसमें आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन ए, सीताबाड़ी का मेला बारां में लगता है, और बारां में केलवाड़ा गांव है, केलवाड़ा गांव में ये मेला लगता है, जो कि सहरिया जाति का कुंभ है, सहरिया जाति का कुंभ है, सहरिया जाति का कुंभ है। ये RSMSB द्वारा दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इसको सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला बताया गया, बल्कि सीताबाड़ी सहरिया जाति का मेला है। आदिवासियों का जो मेला तो वेणेश्वर का मेला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सचियाय माता सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, ओसिया, आभानेरी, आहुआ। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, ओसिया में। सचियाय माता सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर ओसिया में स्थित है। सचियाय माता का मंदिर का निर्माण उपेंद्र ने करवाया था, सूर्य मंदिर का निर्माण प्रत्यार वंश के शासकों ने करवाया था, और हरिहर मंदिर का निर्माण 8वीं और 9वीं सदी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए का, उदयपुर में। सहेलियों की जो बाड़ी है वो उदयपुर शहर में स्थित है, और इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था, महाराणा संग्राम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण कर्त वीर सतसई किस राजपूत राज के इतिहास से सरोकार रखता है? कोटा, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बूंदी। सूर्यमल मिश्रण की जो करती है वीर सतसई, उसमें बूंदी का इतिहास वर्णित है। और सूर्यमल मिश्रण जो दोस्तों बूंदी के शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे, महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, सूर्यमल मिश्रण की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है, एक तो है रामरंज जाट, वीर सतसई, धातु रूपावली, बलवंत विलास, वंश भास्कर, छंदोमयूख, सती राशो आदि प्रमुख रचनाएं सूर्यमल मिश्रण की हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोशुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? आर्मेनियन, भाब्रू, देवनागरी, ब्राह्मी लिपि। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। गोशुंडी जो लेख है वो ये चित्तौड़गढ़ के पास गोशुंडी गांव में मिला है। इसकी भाषा संस्कृत है। कौन सी भाषा है? भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है, और वर्तमान समय में उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। और इसको सर्वप्रथम डॉक्टर देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने इसको सर्वप्रथम पढ़ा था। गोशुंडी शिलालेख को सर्वप्रथम डॉक्टर देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा, रोपड़, सोनथी, नोहर। तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए का, कालीबंगा से है हमें जोते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है, और इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी 1952 में। और उत्खनन कार्य जो था इसका वो करवाया था बीबीलाल और पीकी थापर ने 1961 से लेकर के 1969 तक इसका उत्खनन हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले के किस नदी के कांठे में स्थित है? सिंधु, आहड़, चिनाब, घग्गर। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, घग्गर। कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है,
और घग्गर नदी के कांठे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का, राव जयतीरो छंद है, ये सुमेलित नहीं है। बिसलदेव रासो की रचना नरपति नाले ने की थी। खुमान रासो की रचना दलपत विजय ने की थी। वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। राव जयतीरो छंद है, इसकी रचना शिवदास गार्डन ने नहीं की थी, बल्कि इसकी रचना की थी बिट्ठू सुजा ने। किसने की थी? राव जयतीरो छंद की रचना बिट्ठू सुजा ने इसकी रचना की थी। यह डिंगल भाषा का है और इसमें बीकानेर के शासक राव जेची का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहां पर आयोजित हो जाता है? कामा, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, झालापाटन। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का, झालापाटन। झालावाड़ में चंद्रभागा मेला भरता है, आयोजित किया जाता है, जो कि चंद्रभागा नदी को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, ब्यावर, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों लठमार होली है, वो करौली भरतपुर की प्रसिद्ध है। फूलों की होली है, वो गोविंद देव जी मंदिर जयपुर की प्रसिद्ध है। और कोडामार होली जो है वो भिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है, कोडामार होली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा दुर्ग जो है वो गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग को गढ़ बीठली कहा जाता है? अचलगढ़, शिवानागढ़, तारागढ़, मेहरानगढ़। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, तारागढ़, जो कि अजमेर में है। एक तारागढ़ बूंदी में भी है। तो तारागढ़ अजमेर में जो है इसको गढ़ बीठली कहा जाता है, क्योंकि ये बीठली नामक पहाड़ी पर स्थित है। और इसका निर्माण जो था 1113 ईस्वी में, इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने करवाया था, और इसको अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है। और दोस्तों जो अजमेर का जो तारागढ़ है, इसमें मालदेव की जो रानी थी उमादेव, जिसको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, अपना पूरा जीवन यहीं बिताया था। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राव बीका, राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह, राव जेत सिंह। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ किले को जमीन का जेवर भी कहते हैं, इसको राती घाटा भी कहा जाता है, राती घाटी भी कहा जाता है, राती घाटी कहा जाता है, और जमीन का जेवर भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? रामसनी संप्रदाय, दादूपंथ, चरणदासी, लालदासी संप्रदाय। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, दादूपंथ से संप्रदाय है। खालसा संस्थापक, खालसा जो था उसके संस्थापक थे गरीबदास, और खाकी या नागा के जो संस्थापक थे वो थे सुंदरदास। तो दोस्तों आज का पेपर आपको कैसा लगा, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।